साल 1922 एक 15 साल का लड़का टोक्यो जापान में एक छोटे से साइकिल रिपेयरिंग शॉप में अपने पहले दिन काम करने के लिए जाता है। शॉप ओनर जिसे शक था कि क्या यह लड़का उसकी शॉप संभाल भी पाएगा नहीं, उसने उसे शॉप क्लीन करने और अपने बच्चे की देखभाल करने का काम दे दिया। उस टाइम किसी ने उसकी ज्यादा परवाह नहीं की, और करता भी क्यों, क्योंकि किसी को यह नहीं पता था कि यह लड़का आगे जाकर क्या बनने वाला है। कुछ सालों बाद ये लड़का सोइचिरो होंडा अब दुनिया की सबसे बड़े कार ब्रांड के साथ कॉम्पीट कर रहा था और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर भी बना। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक गरीब जापानीज लड़का जो कभी बेबी सिटिंग की जॉब करता था, लेकिन कुछ सालों के बाद वो एक $1 बिलियन ब्रांड होंडा मोटर्स बनाता है। कहानी शुरू होती है 1906 में माउंट फूजी के पास शिजुओका के एक छोटे से गांव टेनर्यू में। गाई होंडा और उनकी पत्नी अपने पहले सन सोइचिरो होंडा को जन्म देती है। सोइचिरो के फादर गांव में एक लोहार थे जो साइकिल भी ठीक करते थे, और उनकी मदर एक कपड़े बुनने का काम करती थी। गरीबी में पले बड़े सोइचिरो ने बचपन में ही अपने 5 भाई बहनों को हेल्थ खराब होने के कारण खो दिया था। जब सोइचिरो 8 साल का था, वो अपने नॉर्मल रूटीन में था जब उसने एक आवाज सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और एक बड़ी सी मशीन देखी जो 4 पहियों पर चल रही थी। ये मशीन एक फोर्ड मॉडल टी कार थी और सोइचिरो इसे देखकर बेहोश हो गया। ये पहली कार थी जो उसने देखी थी। उसने सोचा ये कैसे अपने आप चल रही है, और जब कार उसके पास से गुजरी उसने बिना सोचे समझे उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। ये अनुभव उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था जिसने उसका मशीन को देखने का नजरिया बदल दिया। वो हर तरह के इंजन और मोटर्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिव था, लेकिन सोइचिरो का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था और उसने ज्यादातर वक्त अपने फादर के साथ साइकिल रिपेयरिंग बिजनेस में मदद करते हुए बिताया। स्कूल न जाने का असर उसके ग्रेड्स पर पड़ने लगा और उसने अपने ग्रेड रिपोर्ट पर अपने फादर के साइन का स्टैंप बनाने के लिए रबर का इस्तेमाल किया। ऐसा करने से उसके फादर को पेपर पर साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो उसके ग्रेड नहीं देख पाते थे। लेकिन आखिरकार पकड़े जाने पर उसके फादर ने उसे पूरे दिन बिना खाए पिए घुटनों पर बैठने की सजा दी। 1922 में सोइचिरो ने टोक्यो की एक ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी आर्ट शोकई का मैगजीन देखा। उसने सोचा कि शायद कंपनी को नए वर्कर्स की जरूरत होगी, इसलिए उसने आर्ट शोकई को जॉब के बारे में पूछने के लिए एक लेटर लिखा और खुशकिस्मती से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। 15 साल की उम्र में सोइचिरो ने स्कूल छोड़ा, घर से निकला और अपने सपनों को पूरा करने के लिए टोक्यो चला गया। टोक्यो पहुंचकर उसने देखा कि शहर की जिंदगी कितनी तेज और अलग है। वो जहां काम करता था वहां शॉप के ओनर यूजो साकाकीबारा ने उसे पहले ही दिन बच्चे की देखभाल करने का काम दे दिया। सोइचिरो को निराशा हुई जब उसने देखा कि अगले कुछ महीनों में उसको कोई पैसा नहीं मिला और सिर्फ बच्चे को संभालने का काम दिया गया। टाइम गुजरता गया और शॉप ओनर अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए आखिरकार उसने सोइचिरो को मदद के लिए बुलाया। शुरू में तो सोइचिरो ने छोटे मोटे काम किए, लेकिन धीरे धीरे वो कंपनी का एक भरोसे वाला मैकेनिक बन गया। उसका टैलेंट और मेहनत शॉप के ओनर यूजो साकाकीबारा की नजर में आई और उसने सोइचिरो को अपने साथ रखा। उसने न सिर्फ मैकेनिकल रिपेयरिंग सिखाई बल्कि बिजनेस की भी नॉलेज दी। साकाकीबारा की दुकान में ऑटोमोबाइल्स और साइकिल्स दोनों ठीक किए जाते थे, लेकिन कार्स इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी आज है। कार सिर्फ अपर क्लास लोग ही अफोर्ड कर सकते थे और ज्यादातर कार्स फॉरेन से इंपोर्ट होती थी। अपने काम के जरिए सोइचिरो मर्सिडीज डैमलर जैसी कार्स और मोटरसाइकिल से फैमिलियर हो गया। इन कंपनीज के जरिए ही सोइचिरो मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ा। उस वक्त मोटर स्पोर्ट्स यूरोप, अमेरिका और जापान में पॉपुलर हो रहे थे। 1923 में साकाकीबारा ने अपने वर्कर्स की मदद से रेसिंग कार्स बनाना शुरू किया, जिसमें सोइचिरो भी शामिल था। उनका पहला मॉडल आर्ट डैमलर था जो एक सेकंड हैंड डैमलर इंजन से बनाया गया था, और दूसरा मॉडल कर्टिस था। कर्टिस एक अमेरिकन कर्टिस बाइप्लेन के इंजन से बनाया गया था जो एक अमेरिकन कार मिटशेल के चेसिस पर लगाया हुआ था। ये कार 1924 के 5th जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में रेस करती है और फर्स्ट पोजीशन हासिल करती है, जिसमें साकाकीबारा का भाई ड्राइवर और सोइचिरो इंजीनियर था। 17 साल के सोइचिरो के लिए ये एक खास अनुभव था और उस दिन से मोटर स्पोर्ट्स उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। 1926 में सोइचिरो को मिलिट्री सर्विस के लिए ड्राफ्ट किया गया, लेकिन मेडिकल एग्जाम में वो कलर ब्लाइंड निकले, इसलिए उन्हें आर्मी ज्वाइनिंग नहीं मिली और वो आर्ट शोकई में ही काम करते रहे। 1928 तक यूजो साकाकीबारा ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का फैसला किया और हमामत्सु में आर्ट शोकई की एक ब्रांच खोली। उसने सोचा कि इस ब्रांच को संभालने के लिए सोइचिरो से बेहतर कोई नहीं हो सकता। 21 साल की उम्र में सोइचिरो को नई ब्रांच संभालने का मौका मिला, लेकिन पहले साल में सोइचिरो की रिपेयर शॉप को मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग अपनी कार एक नए और छोटे से मैकेनिक को देने से कतराते थे। इसलिए सोइचिरो को दूसरी रिपेयर शॉप्स के छोड़े हुए स्क्रैप्स को ठीक करते हुए गुजारा करना पड़ता था, लेकिन उसने अपनी नॉलेज और स्किल्स का इस्तेमाल किया और आखिरकार अपने बिजनेस को ग्रो करने में सफल रहा। 1930s तक उसकी
नई शॉप एक आदमी से बढ़कर 30 लोगों की कंपनी बन गई। अगले कुछ सालों में ब्रांच तेजी से ग्रो करती रही। इतने काम के साथ सोइचिरो ने अपनी पत्नी को भी कंपनी चलाने में मदद के लिए बुलाया। अपनी शॉप में सोइचिरो ने हमामत्सु रेस के लिए कार बनाई, जिससे उसने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का नया रिकॉर्ड बनाया, जो जापान में 20 साल तक किसी ने नहीं तोड़ा था। लेकिन उस वक्त रेसिंग आज के मुकाबले बहुत डेंजरस होती थी और जून 1936 में हमामत्सु कार रेसिंग करते वक्त सोइचिरो एक सीरियस एक्सीडेंट का शिकार हुए। सोइचिरो का लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और फेस पर काफी इंजरीज आई। हॉस्पिटल में कुछ महीने बिताने के बाद सोइचिरो रेस ट्रैक पर वापस आ गए, लेकिन उनके परिवार को उनका रेसिंग में वापस आना पसंद नहीं आया और अपनी पत्नी और फादर से कई झगड़ों के बाद सोइचिरो ने कभी रेसिंग ना करने का फैसला किया। 1936 तक सोइचिरो अपने रिपेयर वर्क से थक चुके थे। उसने 8 शोगई हमामत्सु ब्रांच को एक अलग कंपनी में बदलने का प्रपोजल दिया, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इसे इनकार कर दिया। इन्वेस्टर्स को लगता था कि रिपेयर शॉप के ऑर्डर और वर्कलोड से एनफ प्रॉफिट आ रहा है और वो एक ऐसे वेंचर में रिस्क नहीं लेना चाहते जिसे वो अनप्रॉफिटेबल समझते थे। इसलिए सोइचिरो ने अपनी कंपनी खोलने का फैसला किया और पिस्टन रिंग्स बनाने के लिए टोक्यो साइकी हैवी इंडस्ट्री खोली। उसने अपने एक क्लोज फ्रेंड शिचिरो कातो को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया। सोइचिरो और कातो ने अपने नए वेंचर में बहुत मेहनत की और साथ मिलकर 8 पिस्टन रिंग रिसर्च सेंटर शुरू किया। सोइचिरो अभी भी अपनी हमामत्सु ब्रांच में काम कर रहे थे। दिन में रिपेयर वर्क और रात को पिस्टन डेवलप करते थे। कई सालों तक उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली और अगले कुछ सालों में सोइचिरो इतना काम करते थे कि उनका वेट कम हो गया और उनका चेहरा दुबला हो गया। स्ट्रेस और फेलियर्स के बाद सोइचिरो ने हमामत्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम स्टूडेंट की तरह एडमिशन लिया ताकि वो मेटलर्जी की नॉलेज इंप्रूव कर सके। 1939 में आखिरकार सोइचिरो एक सक्सेसफुल वर्किंग पिस्टन बनाने में सफल हुए। अपने डिजाइन पर कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने 8 शोगई की जॉब छोड़ी और अपनी नई कंपनी में फुल टाइम काम करना शुरू किया। होंडा दिन रात पिस्टन प्रोड्यूस करने लगे, लेकिन उनके क्रिएशंस में अभी भी कमी थी और वो टोयोटा के स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। 50 पिस्टन्स में से सिर्फ 3 पिस्टन्स ही टोयोटा के स्टैंडर्ड के थे। ये सोइचिरो के लिए एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले कुछ सालों में उन्होंने जापान की स्टील मेकिंग कंपनीज और यूनिवर्सिटीज को विजिट किया ताकि वो पिस्टन रिंग्स बनाने की नॉलेज इंप्रूव कर सके। अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस पर कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद सोइचिरो ने एक और ट्राई किया। इस बार का रिजल्ट इनक्रेडिबल था। न सिर्फ उनके नए पिस्टन्स क्वालिटी कंट्रोल में पास हुए, बल्कि ऑर्डर्स भी पूरे देश से आने लगे। इतने की ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए 2000 लोगों को रखना पड़ा। सोइचिरो और उनकी कंपनी के लिए सब अच्छा चल रहा था, लेकिन 1941 में जापान ने पैसिफिक वार ज्वाइन कर ली और सोइचिरो की कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के डायरेक्ट कमांड में आ गई। अगले साल टोयोटा ने कंपनी की 45% इक्विटी ले ली और सोइचिरो को प्रेसिडेंट से सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर डाउनग्रेड कर दिया गया। सिचुएशंस और भी खराब हो गई जब कई मेल एम्प्लॉइज मिलिट्री सर्विस के लिए ड्राफ्ट होने के कारण रिजाइन करने लगी और कंपनी स्ट्रगल करने लगी। सोइचिरो ने अपनी कंपनी को संभालने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार नहीं थे। 1944 में यह साफ था कि देश हार की तरफ बढ़ रहा था। हमामत्सु खतरे में था और सोइचिरो की कंपनी पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिससे फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। जनवरी 1945 में कंपनी को एक और मिसफॉर्चून का सामना करना पड़ा जब नानकाई अर्थक्वेक आया और होंडा का एक और प्लांट कोलैप्स हो गया। अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन तब तक सोइचिरो ने लगभग सब कुछ खो दिया था। सोइचिरो ने अपनी कंपनी का जो बचा कुचा था वो टोयोटा को 4,50,000 येन में बेच दिया और सबको बताया कि वो कुछ टाइम ऑफ लेने वाले हैं ताकि वो फ्यूचर के बारे में सोच सके। वॉर के 1 साल बाद देश में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और सिटीजन्स की जिंदगी खतरे में आ गई। खाने, कपड़े और शेल्टर की कमी थी और रिसोर्सेज बांटे जा रहे थे। इसलिए सोइचिरो को अपनी फैमिली के लिए खाना खरीदने के लिए, कार चलाने के लिए भी गैस तक भी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन सोइचिरो को जापानीज इंपेरियल आर्मी का एक जनरेटर इंजन मिला जो वार में वायरलेस रेडियो को पावर देने के लिए इस्तेमाल होता था। वो इंजन से फैसिनेटेड हो गए और उसका काम समझने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो इस इंजन को एक साइकिल पर लगा दे तो क्या होगा। ये कोई नया इन्वेंशन नहीं था। यूरोप में मोटर्स को साइकिल्स पर लगाना कॉमन था और कुछ जापान में भी आ चुके थे, लेकिन सोइचिरो को पता था कि देश को चीप ट्रांसपोर्टेशन की बहुत जरूरत है। इसलिए 1946 में सोइचिरो ने अपने पुराने वेयरहाउस में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया, जिसका सीधा सा पर्पस था मोटरसाइकिल बनाने का तरीका ढूंढना। वहाँ उन्होंने 12 लोगों के साथ मिलकर एक मोटर बाइक बनाई जिसमें उन्होंने कुछ इंजन और स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया। ये नया मोटरसाइकिल इंस्टेंटली हिट हो गया और ऑर्डर देश के अलग अलग हिस्सों से आने लगे। जल्दी ही सोइचिरो के पास यूज्ड इंजन्स खत्म हो गए, इसलिए उसने अपना इंजन डिजाइन और डेवलप करने का फैसला किया। 1947 में उसने टाइप ए इंजन कंप्लीट किया और पहली बार होंडा का नाम एक मशीन पर चमका। सोइचिरो ने 1948 में होंडा मोटर कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट की, जिसका इनिशियल गोल था जापानीज वर्कर्स के लिए मोटरसाइकिल्स बनाना। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, सोइचिरो को प्रोडक्शन एक्सपेंड करने के लिए
और पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने जापान के 18,000 साइकिल शॉप ओनर्स को एक ओपन लेटर लिखा जिसमें बताया कि उसने जापान को फिर से दौड़ाने का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। 18,000 स्टोर्स में से 3,000 ने उनको पैसे प्रोवाइड किए, जिससे उसने अपने पहले शिपमेंट बनाना शुरू किया। एक साल बाद कंपनी ने अपना पहला कंप्लीट मोटरसाइकिल मॉडल डी प्रोड्यूस किया, लेकिन मॉडल डी बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए सिर्फ कुछ लोगों ने ही खरीदा। सोइचिरो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने छोटा और हल्का बाइक बनाने के लिए काफी दिनों तक मेहनत की। 3 साल के ट्रायल के बाद उसने एक और मोटरसाइकिल बनाई जिसका नाम सुपर कब रखा। सुपर कब एक इंस्टेंट हिट रहा और सक्सेसफुल हुआ कि इसने एम्पीरियर प्राइज तक भी जीता। होंडा ने इन्वेस्टर ताकेओ फुजिसावा के साथ भी पार्टनरशिप की, जिसने कैपिटल और फाइनेंशियल और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की। यह पार्टनरशिप होंडा मोटर कंपनी की फाउंडेशन बनी। सुपर कब 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचा, जिसका स्टिकर प्राइस सिर्फ $295 था, जो उस टाइम अमेरिकन मोटरसाइकिल के प्राइस का 1/4 था। कंपनी की मार्केटिंग और इंजीनियरिंग स्किल्स की वजह से जल्द ही उसने हार्ले डेविडसन को उनके होम मार्केट्स में आउटसेल कर दिया। तब तक सोइचिरो ने अपने मोटरसाइकिल ब्रांड को रेसिंग वर्ल्ड में भी एक्सपैंड कर दिया था। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए दुनिया के सामने अपनी कार्स और मोटरसाइकिल्स को शोकेस करने का सबसे अच्छा तरीका था, इसलिए सोइचिरो दुनिया भर में रेसेस देखने गए और अपने कॉम्पिटिटर्स की मोटरसाइकिल्स को स्टडी किया। ये जुनून था जिसने होंडा मोटरसाइकिल को 1954 में अपने पहले इंटरनेशनल रेस में ऑफुल और डिसअपॉइंटिंग फिनिश से लेकर 1959 इसले ऑफ मैन टीटी में मैन्युफैक्चरर टीम प्राइज जीतने तक पहुंचाया। 2 साल बाद होंडा ने फिर से इसले ऑफ मैन टीटी जीता और रेस ट्रैक पर उसकी सक्सेस ने होंडा का नाम दुनिया भर में फेमस कर दिया। 1960 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। 1949 में होंडा ड्रीम रिलीज होने के बाद 1968 तक उनकी टोटल प्रोडक्शन 10 मिलियन मोटरसाइकिल्स हो चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बनाना सोइचिरो के लिए काफी नहीं था। उनके पास एक और बड़ा सपना था जो वो 8 साल की उम्र से देख रहे थे, और वो था कार मेकिंग इंडस्ट्री में एंटर करना। जब सोइचिरो ने अनाउंस किया कि वो ऑटोमोबाइल मार्केट में जा रहे हैं, तो कई लोगों ने उन्हें वार्न किया कि ये कंपनी के लिए बहुत रिस्की हो सकता है और वो मोटरसाइकिल ही बनाते रहे। उस वक्त जापान में निसान, टोयोटा और कुछ और कंपनीज थी जो ऑटोमोबाइल मार्केट में कॉम्पीट कर रही थी, और जापानीज ऑफिशियल्स ने सोइचिरो को समझाने की कोशिश की कि देश को एक और कार मैन्युफैक्चरर की जरूरत नहीं है, लेकिन सोइचिरो ने उनकी बात नहीं सुनी। होंडा ने 1963 में अपनी पहली कार T360 मिनी ट्रक रिलीज की, जो एक छोटा लेकिन रिलायबल पिकअप ट्रक था, लेकिन इस मिनी ट्रक को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली और जल्दी ही कंपनी ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार S500 रिलीज की। S500 80 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ने में कैपेबल थी। ये एक छोटी कार थी लेकिन स्मूथ और इजी टू ड्राइव थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मॉडल के सिर्फ 1300 कार्स ही बनाए गए, जिससे ये होंडा की सबसे रेयर कार्स में से एक बन गई। लेकिन जैसा सोइचिरो ने अपने मोटरसाइकिल्स के साथ किया, वैसा ही होंडा ने अपनी कार्स को भी रेसिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। होंडा RA271 ने 1964 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 1 प्रेजेंट किया। सिर्फ एक साल बाद होंडा ने 1965 मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स में अपना नया सक्सेसर RA272 के साथ फर्स्ट पोजीशन हासिल की, लेकिन रेस ट्रैक पर अर्ली सक्सेस के बावजूद होंडा कार मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने से बहुत दूर थे, इसलिए उन्होंने रेसिंग से ब्रेक लिया और अपना ध्यान एक और सक्सेसफुल कार बनाने पर लगाया। होंडा ने 1972 में सिविक को लॉन्च किया और अगले कुछ सालों में ये दुनिया की सबसे पॉपुलर कार्स में से एक बन गई। इसकी सक्सेस का एक कारण स्पेशली यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में 1970s की ऑयल क्राइसिस थी। इस पीरियड में फ्यूल की शॉर्टेज पूरे दुनिया में फैल गई थी और इससे टैकल करने के लिए सोइचिरो ने फ्यूल मैनेजमेंट का एक नया तरीका ढूंढा, जिसे कंपाउंड वोर्टेक्स कंट्रोल्ड कंबस्शन CVCC कहा गया। इससे लोग अपनी कार में ज्यादा फ्यूल बर्न किए बिना लंबी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे। होंडा सिविक ने अपने व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर ऐड करके पोल्यूशन प्रॉब्लम को भी टैकल किया, जो एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से होता था, जो उस वक्त दूसरे बिग ऑटोमेकर्स ने ज्यादा कंसीडर नहीं किया था, और इसी तरह होंडा मार्केट में तेजी से पॉपुलर हो गई। अमेरिकन ने सिविक को जरूरत में खरीदा था, लेकिन होंडा अकॉर्ड ने गेम ही बदल दिया। शुरू में होंडा अकॉर्ड एक कॉम्पैक्ट हैचबैक था, लेकिन बाद में ये सीडान में एक्सपैंड हुआ। इस नए मॉडल में सिविक जैसा ही फ्यूल एफिशिएंट फीचर था, लेकिन बेटर मॉडरेट साइज के साथ, और अपने वाइडर इंटीरियर स्पेस और कंफर्ट की वजह से होंडा अकॉर्ड ऑटोमोटिव हिस्ट्री की बेस्ट सेलिंग सीडान्स में से एक बन गई। 1980s तक होंडा मोटर कंपनी जापान की 3rd लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर बन चुकी थी और डिकेड के एंड तक वो दुनिया की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी बन गई। सोइचिरो होंडा 1973 में कंपनी से रिटायर हुए और 5 अगस्त 1991 को उनकी डेथ हो गई। अपने काम को वापस देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि वो सिर्फ गलतियों और भूल के सिवाय और कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अपनी अचीवमेंट पर प्राउड फील करते थे। उन्होंने एक के बाद एक मिस्टेक की, लेकिन उनकी मिस्टेक्स और फेलियर्स कभी भी एक जैसे रीजन की वजह से नहीं हुई। होंडा अब मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड हो चुका है, जिसमें जेट्स,
बोट इंजन और रोबोट्स शामिल है। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू। अगर ये केस स्टडी आपको जरा भी पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक आप इसके जैसे ही ये इंस्पायरिंग स्टोरी देख सकते हो।